आज जब हम सोनम वांगचुक के केस की बात करते हैं तो सबसे पहले सवाल जो नेचुरली दिमाग में आता है वो ये नहीं होता कि एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा है या नहीं, बल्कि ये होता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस मैटर को सीरियसली और अर्जेंटली देख रही है, या ये भी फिर एक ऐसा केस बन रहा है जो तारीख पे तारीख के बीच कहीं खो जाएगा। 12 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यूमेंट्स हुए, 13 जनवरी के लिए मैटर लिस्ट भी हुआ, लेकिन फिर भी केस इफेक्टिवली टेकअप नहीं हो पाया। तो क्या इसका मतलब ये है कि कोर्ट ने इस मैटर को डिफर कर दिया है, या फिर ये सिर्फ प्रोसीजरल डिले है? और अगर प्रोसीजरल है भी तो जब बात पर्सनल लिबर्टी की हो तो डिले खुद एक प्रॉब्लम बन जाता है। अब सोनम वांगचुक कोई रैंडम नाम नहीं है, ये वही इंसान है जिसे पूरा देश एक एजुकेटर, क्लाइमेट एक्टिविस्ट और लद्दाख के इकोलॉजिकल कॉन्शियस के रूप में जानता है। सितंबर 2025 में जब लद्दाख में स्टेटहुड एंड 6th शेड्यूल के डिमांड्स को लेकर प्रोटेस्ट हुए और जब वो प्रोटेस्ट वायलेंट हो गए, उसके बाद जो स्टेट एक्शन हुआ उसने इस पूरे इशू को एक कॉन्स्टिट्यूशनल टेस्ट केस बना दिया है। 26 सितंबर 2025 को सोनम वांगचुक को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 के अंदर डिटेन किया गया और बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी कन्विक्शन के उन्हें लेह से सीधा राजस्थान के जोधपुर सेंट्रल जेल भेज दिया गया। और यहीं से ये केस सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का बन गया है। 12 जनवरी 2026 को जब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये हीबियस कॉर्पस पिटिशन आई, बेंच थी जस्टिसेस अरविंद कुमार एंड PV वराले की। कोर्ट ने खुद ये बात रिकॉर्ड पर कहा कि ये पर्सनल लिबर्टी का केस है एंड इट विल नॉट डिले हियरिंग द मैटर, डिस्पाइट द फैक्ट कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पर्सनल रीजंस की वजह से अवेलेबल नहीं थे। अब ये ऑब्जर्वेशन खुद में एक सिग्नल थी कि बेंच इस केस को लाइटली नहीं ले रही। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, जो सोनम वांगचुक और उनकी वाइफ डॉक्टर गीतांजलि आंगमो की तरफ से अपीयर हुए, उनका पूरा आर्ग्यूमेंट एक सेंट्रल थीम के अराउंड घूमता रहा कि एप्लीकेशन ऑफ माइंड एंड इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन। सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट के सामने ये कहा कि डिटेंशन ऑर्डर एक मैकेनिकल एक्सरसाइज लगता है, ऑलमोस्ट एक कॉपी पेस्ट ऑफ द प्रपोजल सेंट बाय द अथॉरिटीज। उनका सीधा सबमिशन था कि एप्लीकेशन ऑफ माइंड बाय द डिटेनिंग अथॉरिटी शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ द मटेरियल प्रोवाइडेड टू इट बाय द अथॉरिटीज प्रपोजिंग इट। इसका सिंपल मतलब ये है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का काम सिर्फ पुलिस या SSP के नोट को अप्रूव करना नहीं है, बल्कि खुद सोचना है कि क्या प्रिवेंटिव डिटेंशन इतना एक्सट्रीम स्टेप लेने लायक सिचुएशन थी या नहीं। जस्टिस वराले ने इसी पॉइंट को पैराफ्रेज करते हुए कहा, mere reiteration of grounds would not amount to satisfaction of the mind। और ये ऑब्जर्वेशन बहुत हैवी है क्योंकि प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ का पूरा फ्रेमवर्क सब्जेक्टिव सेटिस्फैक्शन पर ही खड़ा होता है। अगर सेटिस्फैक्शन सिर्फ पेपर पर है और रीजनिंग ग्राउंड पर नहीं तो डिटेंशन का पूरा स्ट्रक्चर शेकी हो जाता है। अब सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने एक और अनकंफर्टेबल क्वेश्चन उठाया, टाइम गैप का। अथॉरिटीज ने मार्च 2024 और मई 2024 के इवेंट्स को सितंबर 2025 के डिटेंशन जस्टिफाई करने के लिए यूज किया। मतलब जो चीजें एक साल पहले हुई उनको उठाकर एक प्रेजेंट डिटेंशन का फाउंडेशन बना दिया गया। सीनियर एडवोकेट सिब्बल का कहना था कि अगर जून 8, 2025 का वीडियो इतना ही डेंजरस था तो अरेस्ट जून 9 को क्यों नहीं हुआ, सितंबर के एंड तक वेट क्यों किया गया। ये डिले खुद सजेस्ट करता है कि डिटेंशन प्रिवेंशन कम और प्यूनिटिव ज्यादा लगता है। अब इस पूरे केस का सबसे सेंसिटिव लीगल इशू सेक्शन 5A ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट बन गया। ये सेक्शन अलाउ करता है सीवरेबिलिटी ऑफ ग्राउंड्स, यानी अगर डिटेंशन ऑर्डर के कुछ ग्राउंड्स इनवैलिड भी हो जाए तब भी डिटेंशन सर्वाइव कर सकता है। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने इसी प्रोविजन पर डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अटैक किया। उनका कहना था कि माई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स कैन नॉट बी ट्रैमल्ड बाय अ स्टैच्यू। और आगे उन्होंने ये भी कहा कि सेक्शन 5A को आर्टिकल 22 के ऊपर नहीं रखा जा सकता। आर्टिकल 22 सबसेक्शन 5 डिटेनी को राइट देता है कि उसे ग्राउंड्स बताया जाए और अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी मिले इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन का। अगर ग्राउंड्स ही इनकम्प्लीट है, अगर मटेरियल ही सप्लाई नहीं हुआ तो रिप्रेजेंटेशन सिर्फ नाम की रह जाती है। अब कोर्ट के सामने ये फैक्ट रिपीटेडली रखा गया कि डिटेंशन के बेसिस पर जो 4 वीडियोस रिलाई किए गए वो सोनम वांगचुक को सप्लाई ही नहीं किए गए। सीनियर एडवोकेट सिब्बल का आर्ग्यूमेंट था कि बिना वायलेंस के डिटेनी अपने डिफेंस कैसे प्रिपेयर करेगा। ये सिर्फ प्रोसीजरल इरेगुलरिटी नहीं बल्कि एक डायरेक्ट वायलेशन है आर्टिकल 22 का। इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि वांगचुक के पीस अपील्स वाले वीडियो अथॉरिटीज ने डेलिबरेटली डिटेनिंग अथॉरिटी को दिए ही नहीं। सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने इस कंडक्ट को डेलिबरेट मैलिस कहा और ये आर्ग्यू किया कि फेवरेबल एविडेंस को सप्रेस करना डिटेंशन को मैलिस कलर्ड बना देता है। और एक और एंगल जो कोर्ट के सामने आया वो था सेल्फ इमोलेशन का रेफरेंस। अब अथॉरिटीज का क्लेम था कि सोनम वांगचुक ने एक्सट्रीम फॉर्म्स ऑफ प्रोटेस्ट का जिक्र किया। इस पर सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने क्लैरिफाई किया
कि कंटेक्स्ट में एग्जाम्पल दिया गया था अरब स्प्रिंग का, लेकिन फाइनल रिकमेंडेशन गांधी के नॉन वायलेंट मेथड्स जैसे हंगर स्ट्राइक की ही थी। कोर्ट के सामने जो वीडियो प्ले हुआ उसमें सोनम वांगचुक वायलेंस एंड करने की अपील कर रहे थे। सीनियर एडवोकेट सिबिल का कहना था, द टेनोर ऑफ द स्पीच डिड नॉट थ्रेटन द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, इट वाज कंसिस्टेंट विद नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। और अब वापस आते हैं सबसे बड़े पब्लिक कंफ्यूजन पर। 12 जनवरी के बाद 13 जनवरी को लिस्ट होने के बावजूद मैटर टेकअप नहीं हुआ। इसका रीजन नहीं मिला है, बट इसका स्ट्रेट आंसर लोगों के हिसाब से है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑफिशियली ये नहीं कहा कि केस डिफर हो गया या डिसमिस हो गया। लिस्टिंग होना और इफेक्टिव हियरिंग होना दोनों अलग चीजें हो जाती है। अब कोर्ट का डॉकेट प्रेशर, मल्टीपल अर्जेंट मैटर्स और टाइम कंस्ट्रेंट्स एक हार्श रियलिटी है। लेकिन बात जब पर्सनल लिबर्टी की हो तो हर दिन का डिले एक सीरियस कॉन्स्टिट्यूशनल कंसर्न भी बन जाता है। इस सेंस में टेक्निकली केस डिफर नहीं हुआ, पर प्रैक्टिकली लिबर्टी अभी भी सस्पेंडेड है। अब बैकग्राउंड में यूनियन गवर्नमेंट का स्टैंड क्लियर है। एनएसए के फ्रेमवर्क के अंदर डिटेंशन जस्टिफाइड है और सेक्शन 5A जैसे प्रोविजंस डिटेंशन को सरवाइव करने देते हैं। पिटिशनर्स का स्टैंड भी इक्वली क्लियर है, प्रिवेंटिव डिटेंशन का यूज करने देते हैं। प्रिवेंटिव डिटेंशन का यूज पीसफुल डिसेंट को क्रिमिनलाइज करने के लिए नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट के सामने असली सवाल ये नहीं है कि वायलेंस हुई है या नहीं, बल्कि ये है कि क्या सोनम वांगचुक का कंडक्ट पब्लिक ऑर्डर को प्रेजुडाइज करता था या फिर उन्हें एक सिंबॉलिक एग्जाम्पल बना दिया गया। अब इस केस का इम्पैक्ट सिर्फ एक इंडिविजुअल तक लिमिटेड नहीं है। ये डिसाइड करेगा कि इंडिया में प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज का स्कोप क्या है और क्या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के स्टैट्यूटरी प्रिजम्पशंस के थ्रू डाइल्यूट किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के लिए ये एक बैलेंस का टेस्ट होगा नेशनल सिक्योरिटी एंड पर्सनल लिबर्टी के बीच। फिलहाल सिचुएशन यही है कि 12 जनवरी को कोर्ट ने आर्ग्यूमेंट सुने थे, सीरियसनेस दिखाई थी, 13 जनवरी को लिस्टिंग हुई, लेकिन हियरिंग इफेक्टिवली कंटिन्यू नहीं हो पाई। ये साइलेंस और डिले खुद एक नैरेटिव क्रिएट कर रहा है कि जब तक कोर्ट फाइनल वर्ड नहीं बोलेगी सोनम वांगचुक जेल में ही रहने वाले हैं और उनका केस एक लिविंग रिमाइंडर बना रहेगा कि डेमोक्रेसी में डिसेंट एंड डिटेंशन के बीच की लाइन कितनी पतली होती जा रही है। और शायद इसीलिए ये केस सिर्फ एक लीगल बैटल नहीं है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशन मोमेंट है, एक ऐसा मोमेंट जहां सुप्रीम कोर्ट जो भी कहेगी वो सिर्फ सोनम वांगचुक के लिए नहीं बल्कि हर सिटीजन के लिए होगा जो पीसफुल प्रोटेस्ट करता है और फिर एक दिन ये सवाल करता है, क्या मेरी आवाज नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर चुप कराई जा सकती है? तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।